इंट्रो क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट मीन्स सीईटी के अंतर्गत आने वाली एक दिवसीय परीक्षाएं एसएससी, बैंक्स, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे इत्यादि से संबंधित समस्त कोर्स को सम्मिलित करते हुए एक गणित का सिलेबस बनता है, जिसके लिए एक कॉमन बैच के रूप में द्रोण आईसीएस में पहले से ही बैच चलते आ रहे हैं। और अब चूंकि केंद्र सरकार द्वारा सीईटी की भी घोषणा की जा चुकी है, तो अनुमानतः उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं गणित में, उन सभी को सम्मिलित करते हुए एक पूरा का पूरा गणित का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। और जो इंट्रो क्लास थी उसमें ये चीज का विवरण दिया गया था कि कैसे गणित के 3 भागों को में डिवाइड करके इनके सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो ये बताया जा चुका है आप लोगों को कि गणित को 3 मुख्य भागों में, एक तो अरिथमेटिक, दूसरा एडवांस मैथमेटिक्स और तीसरा स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं। अरिथमेटिक को आप हिंदी में अंक गणित, एडवांस मैथमेटिक्स को अग्रिम, उन्नत या उच्च गणित के रूप में कह सकते हैं। और जो तीसरी स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स को आप सांख्यिकी बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत बंटन और डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आज एडवांस मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसका सिलेबस आप लोगों को पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा। और एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, सिलेबस देखा ही होगा, तो इसमें त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ऊंचाई दूरी और भी बहुत से सिलेबस इस टाइप्स के सम्मिलित हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति से संबंधित। त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। यह ट्रिग्नोमेट्री ना ही केवल सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे आप टीईटी ले लीजिए या आप सीजीएल, एसएससी का एग्जाम देख लीजिए, या फिर टीजीटी और पीजीटी में भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित एक वीडियो आपके समझ लेकर के आए हैं। मैं कुमार पंकज आप लोगों का द्रोण आईसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टीजीटी पीजीटी के मैथ्स विषय से संबंधित कैंडिडेट्स का द्रोण आईसीएस की आज की ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम। आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में देती है और यह बहुत ही सरल है। हालांकि शुरुआत में इसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं इनसे संबंधित फार्मूलों को लेकर के, लेकिन जैसे जैसे आपको इनका आधार क्लियर होता जाता है, वैसे वैसे त्रिकोणमिति आपके लिए गणित के अन्य टॉपिक से सबसे ही सरल रूप में आपकी सहायता करती है और आपको उच्च अंक प्राप्त करने में हेल्प करती है। और अंततः सिलेक्शन में भी त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आज देखिए हम त्रिकोणमिति की शुरुआत कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति से संबंधित, हालांकि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और बीएड क्वालिफाइड हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं और हो सकता है उन्हें वहाँ त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है वो क्लियर ना हो पाया हो। इसीलिए त्रिकोणमिति को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल पर ले जाएंगे और आगे आने वाले वीडियो में टीजीटी पीजीटी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। साथ में पीडीएफ के लिए आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि टेलीग्राम के थ्रू आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स और सॉल्यूशंस के साथ साथ क्लास शीट्स भी मिलती रहे, जिससे कि आप लोगों का
अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आप लोग सिलेक्शन ले सकें। तो जहाँ तक हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही जाहिर है, त्रिधन कोण धन मिति, त्रि अर्थात तीन, कोण मतलब कोने, मिति मतलब आकृति, अर्थात तीन कोनों वाली आकृति। अगर हम आपसे पूछे तीन कोनों वाली आकृति कौन सी है तो बहुत लोग तो जवाब दे लेंगे कि गणित के अंतर्गत तीन कोनों वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज अर्थात तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। उसी त्रिभुज पर यह हमारी त्रिकोणमिति आधारित है, लेकिन उस त्रिभुज में भी एक समकोण त्रिभुज होता है। तो बेसिकली त्रिकोणमिति उसी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज में जब कोई एक कोण 90 अंश का हो जाता है तो वह त्रिभुज समकोण कहलाता है। और इसके पहले हमें यह भी ज्ञात है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश ही होता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अन्य दो न्यून कोण होते हैं, अर्थात जिनका मान 90 अंश से कम ही होता है। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की परिभाषा को अगर हम देखें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण और अन्य दो कोण न्यून कोण हों वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस या बौधायन ने एक प्रमेय दी हुई है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज जो समकोण होता है उसमें तीन भुजाओं के अलग अलग नाम दिए गए होते हैं, जिनमें एक को कर्ण, दूसरे को लंब और एक तीसरी भुजा आधार कहलाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत अधिकतर कन्फ्यूजन यही होता है कि किस भुजा को हम लंब, किसे आधार और किसे कर्ण कहें। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। तो अगर हम दृष्टि डालें, इस यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसे हम ABC नाम से नॉमिनेट करते हैं, और यहाँ कुछ भुजाओं के आगे लिखा हुआ है कर्ण, लंब, आधार इत्यादि। तो कैसे लिख दिया गया? आखिर कोई अगर समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो हम कैसे किसी पर्टिकुलर भुजा को हम लंब ही कह सकते हैं, या किसे कर्ण कहेंगे, या किसे आधार कहेंगे? क्या एक बार लिख देने मात्र से वह भुजा सदैव के लिए कर्ण, लंब या आधार हो जाती है? ऐसा नहीं है। देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में अन्य दो न्यून कोण होते हैं और इन्हीं दोनों न्यून कोणों के आधार पर ही हम भुजाओं का नामांकन करते हैं। एक जो यूनिक बात होती वो यह होती है कि समकोण त्रिभुज में जो हमारा कोण समकोण होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोण भी समकोण है। समकोण अर्थात राइट एंगल जिसका मान 90 अंश होता है, इसके सम्मुख भुजा, चूंकि यह अन्य दो कोणों से सबसे बड़ा है इसलिए इसके सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी होगी। और किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह हमारी कर्ण कहलाती है। तो यह विवाद यहीं पर समाप्त हो जाता है कि क्या कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में नियत रहती है, यह वह कोणों के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। और जब हम कोण ए की बात करें या कोण सी की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि इस समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा ये ना होकर के ये बन जाएगी, ठीक है। तो किसी भी एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा नियत रहती है और वही सदैव क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर उसका पहला अल्फाबेट H डिनोट किया गया है कर्ण को। अब बात करते हैं लंब और आधार की। कौन सी भुजा किसी समकोण त्रिभुज में लंब कहलाएगी और कौन सी आधार कहलाएगी? यह निर्भर करता है कि उस समकोण त्रिभुज में हम किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो न्यून कोण होते हैं समकोण त्रिभुज में, यहाँ A और C दो न्यून कोण है। जब हम कोण A की बात करते हैं, हालांकि यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन हमने थीटा दे रखा है, आप इसको कोण A भी कह सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट सदैव ध्यान रखिए कि जिस कोण की बात करते हैं उसके सम्मुख भुजा सदैव लंब कहलाती है किसी भी समकोण त्रिभुज में।
ये समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है, किसी अन्य बृहद कोण त्रिभुज या समलंब या कोई समरूप त्रिभुज इस टाइप से बात नहीं की जा रही है। यह केवल समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही बात की जा रही है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा हमारी BC है, इसलिए यह BC जो है वह भुजा हमारी कोण ए के लिए लंब कहलाएगी। तो एक भुजा लंब हो गई, कर्ण तो नियत है, सदैव AC ही इस त्रिभुज में कर्ण कहलाएगी, क्योंकि यह इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है। जो तीसरी भुजा बची उसे हम आधार कह देते हैं। अब आते हैं कि अगर हम कोण ए की बात ना करते हुए कोण सी की बात करें, तो जैसा कि अभी हमने बताया नियमतः जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। दैट मीन्स कोण सी के सम्मुख भुजा हमारी अब AB है, तो कोण सी के लिए अब हमारा लंब AB हो जाएगा, कर्ण तो नियत ही रहेगी और इस दशा में आधार क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो उम्मीद है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार भुजाओं में कैसे परिवर्तन होता है उनके न्यून कोणों के आधार पर, यह आप लोगों को समझ आ गया होगा। और कर्ण के बारे में भी यह तथ्य है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। दैट मीन्स द लॉन्गेस्ट साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक त्रिकोणमिति पर। इससे पहले हमने जैसा कि बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय जिसे कहते हैं, इसने किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध स्थापित किया हुआ है। वह संबंध आप सभी लोग जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम परिभाषित रूप में इसलिए इस तरह कह सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के सदैव बराबर होता है। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। क्योंकि इस प्रमेय का भी बहुतायत रूप में त्रिकोणमिति के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर यह चीज स्पष्ट करा दी है। अब प्रश्न होता है त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति में आप 6 अनुपातों को पढ़ते हैं। ये अनुपात कौन से? ये अनुपात कोई और अनुपात नहीं है। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय में भुजाओं में परस्पर संबंध बताया गया है, तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत कोण और भुजाओं के मध्य संबंध बताया गया है और इन्हीं संबंधों पर त्रिकोणमिति टिकी हुई है। तो कैसे इनमें संबंध को दर्शाया गया है? किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को उसके कोण के रूप में व्यक्त करने को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात की संज्ञा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति में किन्हीं भी दो भुजाओं को लेकर के अगर हम अनुपात दर्शाएं, तो अनुपात हमें पता है किसी एक राशि को दूसरी राशि से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह उसका अनुपात होता है। तो यहाँ चूंकि 3 भुजाएं हैं, दैट मीन्स इनमें से किन्हीं दो भुजाओं को जब परस्पर भाग करेंगे तो उसका एक परिणामतः अनुपात प्राप्त होगा, वह ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। चूंकि यहाँ पर कितनी संभावनाएं हैं, प्रश्न ये उठता है, हमें उनको देखना है। तो हम देख रहे हैं कि या तो हम इन दो भुजाओं का अनुपात निकाल लें, दैट मीन्स अंश के रूप में लंब और हर के रूप में कर्ण को रखें, एक अनुपात ये हो गया। दूसरा, हम अंश के रूप में आधार रखें और हर के रूप में कर्ण को रखें, दूसरा अनुपात ये हो गया। तीसरे के रूप में हम देख सकते हैं लंब को अंश रखें और हर के रूप में आधार रखें, तो तीसरा अनुपात ये हो गया। तो ये 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं, क्या जब हमने लंब को आधार से डिवाइड किया, दैट मीन लंब को अंश और कर्ण को हर माना, तो क्या हम कर्ण को अंश और लंब को हर नहीं मान सकते? दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल मीन्स इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इनका भी रिवर्स कर सकते हैं और इनका भी रिवर्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, और जो टोटल की अगर हम बात करें तो इनके रेसिप्रोकल को भी मिला करके कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात
आते हैं, इन 6 को जब हम क्रमबद्ध रूप से तैयार करते हैं तो आगे आने वाले प्रश्नों को हल करना काफ़ी आसान हो जाता है और त्रिकोणमिति जो काफ़ी मुश्किल लगती है वह बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे सामने पेश होती है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। जब हम लंब को कर्ण से भाग करते हैं, दैट मीन अंश मीन्स न्यूमरेटर और कर्ण मीन्स हर मीन्स डिनोमिनेटर, कर्ण को डिनोमिनेटर और लंब को न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं, तो इन दोनों को हम भाग रूप में इस तरह से लिखेंगे। क्योंकि लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है तो इसका प्रथम अल्फाबेट P लिख देते हैं और कर्ण का हाइपोटेनस तो इसका प्रथम अल्फाबेट H लिख देते हैं। अब देखिए, इसको त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक नाम दे दिया गया साइनस के अंतर्गत और उसको शॉर्टकट में साइन थीटा बता दिया गया। हम यहाँ पर साइन ए भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं। जब एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी लिख सकते थे, ठीक है। तो एंगल ए की जब बात कर रहे हैं तो इसको चूंकि हमने नाम दे रखा है थीटा, एक ग्रीक लेटर है, ठीक, तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार आधार को जब कर्ण से भाग करते हैं तो एक नया अनुपात प्राप्त होता है, आधार बटे कर्ण, जिसे हम बेस बाई हाइपोटेनस बोलते हैं, उसको नाम दे दिया कोसाइन या कॉस थीटा। और तीसरा जो लंब और आधार का रेशियो है, इसको हमने नाम दे दिया टेन थीटा, टेंजेंशियल कहलाती है, इसको स्पर्शिया या स्पर्शी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसा कि हमने बताया था, ये 3 तो हमारे मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और इनको ध्यान रखिए, बिल्कुल क्रम से याद रखिए, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं एक ही फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला इमर्ज होता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी आसानी होगी और यह जो मुश्किल टॉपिक है यह बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ देखें, टेन के जो अनुपात है इनको जब हम पलट देते हैं, दैट मीन्स आधार को अंश और लंब को हर मान लेते हैं, तब यह हमारा कॉट थीटा बन जाता है। दैट मीन्स टेन का रिवर्स कॉट थीटा। इसी प्रकार जब कॉस वाले का अंश और हर परस्पर बदल देते हैं तो यह हमारा सेक थीटा बन जाता है और साइन थीटा में जब यही प्रोसेस अपनाते हैं तो ये हमारा कोसेक थीटा बन जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट का रिवर्स लास्ट, सेकेंड का रिवर्स सेकेंड लास्ट और थर्ड का रिवर्स थर्ड लास्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन थीटा चूंकि कोसेक थीटा का जस्ट रिवर्स है तो इसको 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा का रिवर्स और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा और इसी तरह कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा में भी यही संबंध है, तो कॉस थीटा को 1 सेक थीटा और सेक थीटा को 1 कॉस थीटा लिखा जा सकता है। आगे देखें, टेन थीटा को 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा को 1 टेन थीटा लिखा जा सकता है। इस प्रकार से इन 6 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हम तैयार कर लेते हैं और यकीन मानिए ये अगर आपको सीक्वेंसली तैयार हो गए और इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, त्रिकोणमिति बहुत ही सरल होने वाली है। अब यहाँ देखें, क्या टेन और कॉट में साइन कॉस में कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा दृष्टि डालें तो अगर साइन और कॉस को भाग कर दें परस्पर, तो देखें यहाँ पर कॉट इस कर्ण का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा लंब बटे आधार। तो ये क्या होता है हमारा लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। दैट मीन्स टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। और चूंकि कॉट तो टेन का अपोजिट होता है, इसलिए कॉट थीटा 1 टेन थीटा भी लिखा जा सकता है और इसलिए इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं तो ये पलट जाएगा और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ टेन थीटा को 1 कॉट थीटा लिखते हैं, टेन थीटा नहीं। उम्मीद है कि त्रिकोणमिति में जो हमने आपको बताया अभी, एक समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं और एक कोण में संबंध, यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी ये क्वेश्चन उठता है कि याद कैसे रखा जाए। अक्सर शुरुआत में ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि कोई ऐसी ट्रिक होती जिससे कि इसको बहुत आसानी से याद कर ले। तो यहाँ देखिए एक छोटी सी ट्रिक लिखी हुई, ल अ ल क आ। ल मिस लंब, आ मिस आधार, ला मिस लंब, क मिस कर्ण, का मिस कर्ण और आ मिस आधार। दैट मीन्स अगर हम देखें
ला बाई का, ये क्या है हमारा साइन थीटा है। लंब बटे कर्ण साइन थीटा। आ बटे का, ये है हमारा आधार बटे कर्ण जो कि हमारा कॉस थीटा है। तीसरा है लंब बटे आधार, ल अ, वो हमारा क्या है टेन थीटा है। लंब बटे आधार, बाकी अगर इसको तुरंत पलटते जाएं, आधार बटे लंब कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से यह कोटेशन लाल बटे का करके आप याद रख सकते हैं और इनको आप सीक्वेंसली साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 ही मात्र हैं, इतना कठिन नहीं है कि आप लोग इसको स्मरण ना रख सकें। दूसरा, अगर इंग्लिश में आप देखें तो पी बी पी एच एच बी, पी फॉर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा टेन थीटा, और इनके रिवर्स कॉट थीटा, ये हमारा सेक थीटा और ये हमारा साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस कोटेशंस को अगर आप ध्यान रखेंगे विशेषकर, तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के इन 6 रेशियो के फॉर्मूले याद रखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल से, और आगे देखिए इन त्रिकोणमिति अनुपातों को जब आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आगे आने वाले जो इससे संबंधित समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।